साथियों नमस्कार, मैं हूं नीरज पटेल और आप देख रहे हैं नेशन जनमत जातिवार जनगणना। ऐसा मुद्दा जिसने 2024 चुनाव से पहले बीजेपी की यानी कि सत्ता की हालत खराब की, क्योंकि विपक्ष ने दबाव बना दिया था। बीजेपी को लगा यह मुद्दा नुकसान पहुंचा सकता है। आनन फानन में घोषणा की गई, ठीक है जातिवार जनगणना कराएंगे। मैंने उस समय संदेह व्यक्त किया था कि जब तक नोटिफिकेशन जारी ना हो जाए तब तक हम बीजेपी की नीयत को देखते हुए उस पर भरोसा नहीं कर सकते। अब जब 14 अगस्त को चुपके से नोटिफिकेशन जारी किया, 40 उसमें क्वेश्चन तैयार किए गए, 10वें नंबर पर सवाल आया, ओबीसी शब्द गायब कर दिया गया। इस मसले को जोर शोर से उठाने में महत्वपूर्ण भूमिका है डॉक्टर अनिल जैन जी की। कांग्रेस ओबीसी डिपार्टमेंट के नेशनल चेयरपर्सन है। मैं देख रहा हूं लगातार इस मुद्दे को लेकर के आप उत्तर प्रदेश में भी भ्रमण कर रहे हैं, आपने दिल्ली में भी इसको लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। एक शब्द इस्तेमाल किया जा रहा है, वैज्ञानिक जाति जनगणना। क्या मतलब है इससे? देखिए नीरज जी, जाति जनगणना एक तो 1931 में अंग्रेजों के जमाने में होती थी, तो उसमें मुख्यतः ये देखा जाता है कि जाति की कितनी संख्या है। ठीक है, अब पिछले 100 साल में टेक्नोलॉजी बहुत बदल गई है। अब हमारे पास कंप्यूटर है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, तो वैज्ञानिक और जो लेटेस्ट जो टेक्नोलॉजी अवेलेबल है उसको यूज करते हुए राहुल जी ने एक एग्जाम्पल सेट किया तेलंगाना में। वहां पे जो जाति जनगणना की गई उसको नाम दिया गया सीप कास्ट सर्वे। तो सीप का मतलब है SEEP, S फॉर सोशल यानी सामाजिक, E फॉर इकोनॉमिक आर्थिक, E फॉर एजुकेशनल शैक्षणिक, E फॉर एम्प्लॉयमेंट यानी रोजगार, P फॉर पॉलिटिकल राजनीतिक। तो ये 5 डायमेंशंस हर समाज की, हर जाति की, वहां 242 जाति है तेलंगाना में, तो हर जाति की ये 5 पहलू में वो कहाँ स्टैंड करती है, उसकी कितनी भागीदारी है, ये देखने के लिए 54 प्रश्नों के द्वारा वो किया गया। तो ये टेक्नोलॉजी और ये हमारे पास एक ब्लूप्रिंट ऑलरेडी अवेलेबल है। मोदी जी जैसे आपने भी अभी बताया कि वो SC/ST/कास्ट लिख दिया। अब कास्ट तो उसमें ओबीसी भी आ गया और जनरल कास्ट भी उसमें दोनों आ गए। और जो तेलंगाना में ये कहा गया, जो 54 प्रश्न बनाए गए इन 5 पहलू को जानने के लिए, वो यहाँ पे है ही नहीं, बिल्कुल टोटली एब्सेंट है, नजारत है। क्या अंतर है? अंतर ये है कि देखिए कि मैं एक क्वालिफाइड डॉक्टर हूँ, MBBS, ठीक है, और एक डॉक्टरी अपने बाबा रामदेव भी करते हैं। ठीक है, बाबा रामदेव के पास 3 अगर मरीज चले गए और बोले जी हमें कमजोरी है, तो सबको कहेगा पतंजलि का च्यवनप्राश खाओ। ठीक, उसको पता ही नहीं, कोई डायग्नोसिस है। मेरे पास अगर आएगा पेशेंट तो मैं उसका ब्लड टेस्ट कराऊंगा, ये जैसे राहुल जी भी कहते हैं ना, समाज का एक्सरे जाती है ना, मैं उसका एक्सरे कराऊंगा। तो तीनों मरीज की कमजोरी का अलग अलग कारण निकल के आएगा। किसी को पता लगेगा भाई इसकी हड्डियां कमजोर है, कैल्शियम की कमजोरी है इसको, दूसरे में प्रोटीन की कमी हो सकती है, तीसरे में देखेंगे खून की कमी है, इसको आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया है। तो तीनों की ट्रीटमेंट अलग अलग साइंस से। पहले जमाने में यही होता था, आज से 100-200 साल सबको च्यवनप्राश कराना। तो अब राहुल जी ये चाहते हैं कि हर समाज की, कोई समाज क्या है कि वो व्यापार में पीछे, कोई समाज ऐसा है वो एजुकेशन में पीछे, तो हर समाज का, हर जाति का एक अलग उसमें टेलर मेड या कस्टमाइज्ड जिसको कहते हैं, तो वो उनको कैसे मुख्य धारा में लेकर के आया जाए, वो इंतजाम होगा इस तरह से। भाई डॉक्टर अगर डायग्नोसिस नहीं कर पाएगा तो ट्रीटमेंट क्या करेगा? तो 10वें नंबर पर ओबीसी अगर गायब कर दिया, कास्ट तो गिन रहे हैं, भाई डिमांड थी कि जाति गिनो, तो क्या दिक्कत क्या आएगी इससे? देखो इसमें ना 1000 किस्म की दिक्कत है। एक तो मैंने ये कहा कि ये सिर्फ नहीं कर रहे, सिर्फ गिनती कर रहे हैं। दूसरा, ये ओबीसी का पता ही नहीं लगेगा क्योंकि ओबीसी का इन्होंने कॉलम ही नहीं दिया। तीसरा ये है कि जैसे मैं हरियाणा से आता हूँ, हरियाणा में बढ़ई समाज जो है हमारे भाई, वो एक छोटी सी स्टेट है, 10 लोकसभा की सीट है, सबसे छोटी स्टेट है लगभग। वो बढ़ई समाज के लोग बढ़ई भी लिखते हैं, कारपेंटर लिखते हैं, तरखान लिखते हैं, जांगड़ लिखते हैं, जांगड़ा लिखते हैं, उसके बाद दीवान लिखते हैं, विश्वकर्मा लिखते हैं, रामगढ़िया लिखते हैं, और भी 5-7 ऐसे शब्द होंगे जो मुझे एकदम याद नहीं है हमारे। तो वो कोई कुछ लिखाएगा, कोई कुछ लिखाएगा। अब क्या है कि विश्वकर्मा समाज कहता है कि जी हमारे को वर्गीकरण भी चाहिए,
क्योंकि हमारा समाज कम संख्या में है, हमें अलग से आरक्षण की व्यवस्था की जाए। रोहिणी कमीशन जो बनी थी, जिसको बार बार एक्सटेंशन दिया टालने के लिए मोदी जी ने, वो उसने भी कहा कि जब तक ये जाति जनगणना नहीं होगी तो वर्गीकरण नहीं हो सकता। कोर्ट भी कहती है, कोर्ट भी कहती है, ठीक है। अब मान लीजिए हमारा ये जो जागीर समाज या विश्वकर्मा समाज, इसकी 3% आबादी है और एक ही प्रदेश में इनके 12-15 नाम है, तो यूपी में जाएंगे जो वहां 25 नाम और बहुत नाम है, हर बैकवर्ड कास्ट के, है ना जी। तो देश में पता लग जाएगा कि ये जो बढ़ई समाज की जाति है 300 टुकड़ों में बढ़ गई। तो ये 3% भी हो गई तो ये 0.1% भी नहीं है, तो क्या मिलेगा? मान लीजिए कल को इस प्रिंसिपल पर सवाल भी जाए, जितनी जिसकी संख्या भारी उतनी भागीदारी, और कांग्रेस कहती है जितनी आबादी उतना हक, तो इनको मिलेगा क्या? इनको कुछ नहीं मिलेगा। तो दूसरी बात ये, नंबर ऑफ कास्ट इतने आ जाएंगी, जो एक्सपर्ट्स हैं, जो सोशियोलॉजिस्ट हैं, वो बता रहे हैं, जो इस फील्ड के एक्सपर्ट है, कि 60-70 लाख जातियां आ जाएंगी। फिर वो जो डाटा होगा नॉन वर्केबल मेल हो जाएगा। हाँ, कि भाई अब मोदी जी कहेंगे देखो जी 70 लाख में मैं क्या कर सकता हूँ, ठीक है। अब तेलंगाना भी एक अच्छी स्टेट है, 242 जातियां निकली और वो लिस्ट हमारे पास है ऑलरेडी। ओबीसी की जो लिस्ट है भाई, जो नौकरी में आरक्षण मिलता है, यूपीएससी के पास भी है, एक सेंट्रल लिस्ट है, एक स्टेट लिस्ट है। तो एनुमरेटर हर घर में जा सकता है, स्टेट लिस्ट और लगाए, उसमें लगाए। उसमें मान लीजिए ये जितने भी 12 नाम है, कोई तरखान बोलेगा, कोई बढ़ई बोलेगा, कोई जांगड़ बोलेगा, ये ऑलरेडी लिस्ट बनी हुई है। हाँ, ये बनी हुई है और उसको एक नंबर दिया गया है, हर स्टेट में दिया हुआ है, ठीक है। वो कोड है, उसका साइंटिफिक कोड है, कोई 7 नंबर, तो कुछ भी बोल दो आपको 7 नंबर के कोड में डाल दिया जाएगा। राइट, तेलंगाना में किया है ये, ठीक है। तो उससे ये नहीं निकलेगा कि लाखों जातियां निकला है, ठीक है। लिमिटेड संख्या आएगी, हो सकता है 2000 जातियां निकला है पूरे इंडिया में, और उनपे फिर उनके लिए काम हो सकता है। तो ये सारी चीजें, मोदी जी का असली बात ही है कि जैसे पंचतंत्र की कहानी थी ना, तो भाई बिल्ली को दावत देनी थी सारस को, तो बिल्ली ने क्या चाल चली, सारस को बुला ली, भी दावत देंगे, हम खीर खिलाएंगे आपको, लेकिन वो चपटी और चौड़ी थाली में खीर परोस दी, तो बिल्ली तो अपनी जीभ से उसको लप लप करके पी गई पूरी खीर को। सारस बेचारा चोंच मारता रह गया, उसको कुछ मिला नहीं। तो लगभग ऐसी चीज है। और फिर तो दुख की बात यह है कि जितना समर्थन मोदी जी को ओबीसी ने दिया, किसी मतलब ओबीसी ने शायद ही किसी भी नेता को आज तक इतना समर्थन दिया। वो 2 लोकसभा सांसद की पार्टी 302 तक पहुंची, खुद ही चिल्लाते रहे मैं पिछड़ा हूँ, चीख चीख के छत पे चढ़ जाते हैं, वहां से चीखना शुरू कर देते हैं कि मैं पिछड़ा हूं, मैं ओबीसी हूं, मेरे को 2.5 किलो गालियां रोज पड़ती हैं, ठीक है। तो अब क्या है कि वो जो कहानियां पढ़ते हैं ना, कि कोई जंगल में सारे के सारे जो पेड़ थे वो कुल्हाड़ी को वोट दे रहे थे कि उसका हत्था जो लकड़ी का है हमारे भाई है ये, तो ठीक है। बाद में पता लगा उसी कुल्हाड़ी ने सब पेड़ काटने शुरू कर दिए। तो ओबीसी के साथ लगभग कुछ ऐसी बात बन रही है, लेकिन इतनी बड़ी संख्या में मैं समझता हूँ ओबीसी समाज को जो भी संवैधानिक तरीके हैं जो हमें मिलते हैं विरोध करने के, जो शांतिपूर्ण, जो गांधीवादी तरीके हैं, तो उससे विरोध दर्ज करना चाहिए। मोदी जी, आप हमारे साथ हमें क्या बेवकूफ समझते हैं? आप इतना बड़ा हमारे साथ फ्रॉड कर रहे हैं, चुपचाप घर पे बैठे रहेंगे। एक शब्द लिखा था, मैं देख रहा था सोशल मीडिया, आपने कहा ओबीसी को मूर्ख बना दिया। बिल्कुल मूर्ख बना दिया। मूर्ख की भी बात नहीं, ये तो हमारा वजूद, ये खत्म करने की बात है, वजूद खत्म कर दिया। मतलब इस तरीके से अगर होती है आज सेंसस, तो इसका कोई रिजल्ट नहीं निकलेगा, कोई रिजल्ट नहीं, कोई फायदा नहीं। वही जो है ना, जो बिल्ली ने जो चाल के 3 पाल, हाँ, कुछ नहीं हो पाएगा। अब आप ये देखिए, ओबीसी 12 साल से ये प्रधानमंत्री बने हुए ओबीसी, ओबीसी के जीवन में उसके सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक, रोजगार, उसमें कोई परिवर्तन आपको 0.1% भी दिखता हो तो आप बता दें, कोई परिवर्तन नहीं है आपके जीवन में। तो ओबीसी जो हजारों साल से वंचित रहा है, ये पिछड़ा नहीं है, इसको पिछाड़ा गया है। ऐसी सामाजिक कुव्यवस्था शोषणकारी बनाई गई, इनको जो इनके जो पोटेंशियल था, जो इनका टैलेंट था, उसको बाहर आने नहीं दिया गया, दबा के रखा हजारों साल तक। तो ये पिछाड़े वाले लोग हैं, ठीक है। और संविधान ने बराबरी का दर्जा दिया, तो संविधान पूरी तरह से लागू नहीं मानता है अभी भी, जो क्योंकि पिछला धन दौलत जिनके पास हजारों साल से थी, शिक्षा, वो आज भी उस पर कब्जा जमाए। तो मनुस्मृति
जिस कानूनी रूप से खत्म कर दी गई, संविधान लागू है। तो वो कहते हैं ना, एक शब्द होता है डी फैक्टो और एक डीजियो, यानी कानूनी रूप से तो संविधान लागू हो गया, लेकिन वास्तविक रूप से डी फैक्टो जो है ना, आज भी हमारे देश में 90% मनुस्मृति लागू है। तो अब ये तो क्लियर हो गया कि नोटिफिकेशन आ गया। हाँ, अब पार्टी क्या करेगी आपके, कैसे इस लड़ाई को लड़ेगी आगे? देखिए, इस विषय के ऊपर न्याय योद्धा राहुल गांधी जी ने पिछले दिनों जितना होकर के बोला है, किसी नेता ने नहीं बोला, ये तो सब जानते हैं। और मेरी राहुल जी से बात हुई है, और 18 अगस्त को राहुल जी आए थे हमारे कार्यक्रम में। हमारा ओबीसी डिपार्टमेंट का कार्यक्रम था दिल्ली में, उसमें हमें 7 स्टेट के जो हमारे जिला अध्यक्ष थे वो आए हुए थे। और हमारे कार्यक्रम, कांग्रेस पार्टी के कार्यक्रम में कोई मन की बात नहीं होती कि मोदी जी आए और उन्होंने मोनोलॉग एक तरफा बोले और सबने ताली बजाई और चले गए। यहाँ डायलॉग होता है, ठीक है, संवाद। आप देखेंगे बैकड्रॉप पे जो फोटो हमारी है, इंटरनल मीटिंग थी तो हमने उसका प्रसारण तो नहीं किया, लेकिन जो उसकी पिक्चर्स हैं उसमें आप देखो पीछे संवाद लिखा हुआ है। तो उसमें हमारे जिलाध्यक्षों ने ये बात कही कि सर ये तो हमारे मतलब गला घोटा जा रहा है, हमारे आगे आने वाली पीढ़ियां जो है उनका गला घोटा जा रहा है, हमारा वजूद समाप्त। यानी एक तरफ तो आप कहते हैं हमने संवैधानिक दर्जा मानते हैं ओबीसी को, मोदी जी कहते हैं कि हमने जो वो कौन सा है एनसीबीसी जो कमीशन है, हमने संवैधानिक दर्जा दिया। और यहाँ अगर संवैधानिक दर्जा है तो भाई ओबीसी तो लिखे ना, यहाँ वजूद खत्म कर दिया। तो वो बोले जी ये तो हमारे अस्तित्व की लड़ाई हो गया, इट्स ए मैटर ऑफ एग्जिस्टेंस, हमारा वजूद खत्म कर रहे हैं मोदी जी, तो हम इसको चुपचाप नहीं करेंगे, सहेंगे तो सड़कों पे आ जाएंगे। तो अब राहुल जी ने एक स्टेटमेंट दी, कह रहे तुम, ये तो अभी जैन जी सड़कों पे आया था, थोड़ा सा देश के एक कोने में आया था जंतर मंतर में, अगर ओबीसी आ गया तो देश के जो 700-800 जिले हैं वहां पे अगर निकल करके आ गए तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी। इसी से जुड़ा हुआ एक और महत्वपूर्ण मुद्दा है पिछड़े वर्ग के लिए खासतौर पे, जैसे जातिवार जनगणना वैसे ही मंडल कमीशन की सिफारिशों के लागू ना होना। 40 में से आप बेहतर जानते हैं कि 2 लागू हुई हैं। इस मुद्दे को लेकर के पार्टी का स्टैंड क्या? देखिए, ऐसा है कि एक चीज मैं और आपको बताना चाहता हूँ, मैं लगभग 1978 से सोशल जस्टिस, क्योंकि मैं बीपी मंडल जी मंडल आयोग वाले थे उनके संपर्क में आ गए, तो लगातार मैं उस समय मिशन को लेकर के जो उनको था चल रहा हूँ। मेरा भी एक ना बड़ा संकुचित विजन था कि भी आरक्षण हो जाए, ये हो जाए, वो हो जाए, थोड़ा बहुत। जब मैं राहुल जी के साथ बैठना शुरू हुआ तो मेरा विजन जो है बहुत ब्रॉड हो गया। राहुल जी कहते हैं देखिए ऐसा है, जो पावर स्ट्रक्चर है ना, अगर हमारा कोई बच्चा आईएएस बन गया, आईपीएस बन गया, ठीक है, थोड़ी पावर उसके पास आ जाएगी, लेकिन पावर स्ट्रक्चर में जब तक शेयर आपका नहीं होगा तब तक बात नहीं। अब पावर स्ट्रक्चर क्या है? पावर स्ट्रक्चर है जैसे आपका सुप्रीम कोर्ट है, आपका जो 500 फॉर्च्यून कंपनी है, जो मिनिस्ट्री में जो सेक्रेटरी है, जो मंत्रालय चलाते हैं, जो मीडिया हाउसेस के जो मालिक हैं, एंकर हैं, एडिटर हैं, ठीक है। फिर ये जो आपके संवैधानिक संस्थाएं हैं, ईडी है, सीबीआई है, इलेक्शन कमीशन है, ये बैंकों के चेयरमैन हैं, डायरेक्टर हैं, ये पावर स्ट्रक्चर करते हैं। इसमें मैं जिस समाज से आता हूँ, आप जानते हैं नीरज जी, उसकी बहुत बड़ी आबादी देश में ओबीसी, उस समाज की खास सब जातियों के बारे में तो मैं नहीं जानता तमिलनाडु में किस जाति का क्या है। और मैं जहां भी जाता हूँ पिछले 4-5 साल से मैं पता करता हूँ जो भी ओबीसी समाज के, कि आपके समाज का क्या आज तक कोई सुप्रीम कोर्ट में जज बना? मेरे को आज तक कोई ओबीसी समाज का नहीं मिला। हर कार्यक्रम में कम से कम 20-30 समाज के लोग आए हुए। मेरे समाज की जितनी बड़ी संख्या है, मुख्यमंत्री बन गए हैं, बिल्कुल ठीक है, कई बार बन गए, ठीक है, कई प्रदेशों में बन गए, अब भी हैं किसी प्रदेश में, बीजेपी ने भी बना दिया, ठीक है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का जज नहीं बना। उसका क्या मतलब है? उसका मतलब यह है कि अगर मंडल कमीशन लागू करने की बात आती है, जैसे 1990 में आई, तो सुप्रीम कोर्ट उसको कह देता नहीं भाई, इसको तो विचार होगा और इसको सस्पेंड करो। 2.5-3 साल बाद पर इस इफ लगा के, बट लगा करके और क्रिमिनल लगा करके वो उसको लागू करते हैं। ईडब्ल्यूएस आई तो हमारे जैसे बहुत लोग गए सुप्रीम कोर्ट में कि सर ये तो आर्थिक आधार पे तो हमारे संविधान में है ही नहीं आरक्षण, आप कर क्या रहे हो? तो कह रहे चलो सुनते हैं आपकी बात भी। तो हमने कहा ठीक है, पहले रोक लगाओ, इसको सस्पेंड करो जैसे मंडल कमिश्नर। बोले ये नहीं होगा,
तो ये जो दोगला रवैया है सुप्रीम कोर्ट का, इसलिए कि वहां मनुवादी मानसिकता के लोग बैठे हुए। मतलब आप क्लियर हैं ईडब्ल्यूएस के मामले मैं आपको रिकॉर्ड में बोल रहा हूँ, ठीक है ना, आप कल को इसको चलाएंगे, बिल्कुल ठीक है। मैं हो सकता है सुप्रीम कोर्ट कह दे भी क्या आप कह रहे हैं, कैसे कह रहे हैं, मैं उस चीज के लिए तैयार हूं, क्योंकि है, हम देख रहे हैं दोगला रवैया है सुप्रीम कोर्ट का, तो हम क्यों नहीं कहेंगे। अगर चुप रहेंगे तो हम अपनी आने वाली जो पीढ़ियों को उनका गला घोट रहे हैं। तो हर एक बैंकों का है, मान लीजिए लाखों करोड़ों रुपए का लोन जो है वो अदानी साहब को, अंबानी साहब को दिया जाता है। जैसे बहुत सारे नाम हैं। अनिल अंबानी का पता नहीं कितना था, उसमें कितना करके हम चलो रफा दफा कर दो, होता है ना। तो फिर हमारे आदमी को 10 करोड़ का लोन भी नहीं देते व्यापार के लिए, तो हमारे आदमी व्यापारी कैसे बनेंगे। जब अदानी अंबानी जैसे अमीर लोगों को बैंकों का लोन चाहिए व्यापार करने के लिए, तो हमारा जो गरीब आदमी है, जो किसान है, उसको नहीं चाहिए 10-20 करोड़ रुपए का लोन, उसको तो देते नहीं है, क्योंकि वहां पे बैंकों के डायरेक्टर, चेयरमैन सारे वही बैठे हैं, अंधा बांटे रेवड़ी, मुड़ मुड़ खुद को दे, वो चल रहा। ऐसे मीडिया में जो हमारे सवाल है, हमारा दर्द है, मीडिया उसको दिखाता ही नहीं है, ठीक है। उल्टे सीधे इशू लेकर के आ जाएगा, बेरोजगारी का मुद्दा चल रहा है, पेपर लीक हो रहा है, परीक्षाएं खराब हो रही हैं, वो नहीं उठाएगा, वो कहेगा ये वंदे मातरम नहीं गाया आपने। इस तरह के मुद्दे अंटशट उठाएंगे। इसमें देखिए कोई मुझे शक नहीं है कि निश्चित तौर पर कांग्रेस में बदलाव दिख रहा है, लेकिन लोगों के मन में एक आशंका रहेगी, जब मैं इंटरव्यू डालूंगा तो नीचे कमेंट करेंगे कि पहले की जो समस्याएं थी वो कांग्रेस के समय में ही हुई, 2011 की जनगणना के आंकड़े डिक्लेयर नहीं किए गए, तेलंगाना के अलावा कई प्रदेशों में भी सरकारें हैं, वहां पर क्यों नहीं करवाई गई। इस तरीके के सवालों के कैसे जस्टिफाई करेंगे। देखिए, जस्टिफाई करने की तो कोई बात नहीं है। जो कांग्रेस पार्टी ने जो नेग्लिजेंस रहा पीछे, तो राहुल जी, हमारा जो सम्मेलन हुआ था 25 जुलाई 2025 को, ओबीसी डिपार्टमेंट का हमारा सम्मेलन हुआ, हाँ, खुला ऑन रिकॉर्ड है, आप वीडियो देख लीजिए, अभी भी उनके चैनल पे है अवेलेबल, कि कांग्रेस पार्टी ने ओबीसी के लिए वो काम नहीं किया जो उसको करना चाहिए। तो अपनी जो है गलती को स्वीकार करना, ये तो महानता होती है, ठीक है, तो स्वीकार किया। और उसमें ये कहा कि हम उस समय 4-5 मुख्यमंत्री बैठे हुए थे जो ओबीसी के रहे हैं, जैसे हमारे सिद्धारमैया जी थे, अशोक गहलोत जी, सचिन पायलट जी, नारायण स्वामी जी, भूपेश बघेल साहब थे वहां पे। हाँ, तो उन्होंने कहा ये 5 आइकन बैठे हुए आपके, लेकिन मैं चाहता हूँ आप कैसे 50 आइकन। तो वो इस बारे में क्लियर है, और इस विषय पे मेरी बातचीत लगातार हो रही है जातीय जनगणना में। डॉक्टर अनिल जैन जी के बारे में एक बात पूरी जिम्मेदारी के साथ कह सकता हूं कि जो विभाग वो संभाल रहे हैं, यानी कि कांग्रेस का पिछड़ा वर्ग विभाग, उसके बारे में पकड़ रखते हैं, सोचते हैं। मैं स्पष्ट कह रहा हूं कि आप पहले व्यक्ति थे किसी भी राजनीतिक दल के जिन्होंने मुझे फोन करके कहा कि वो ओबीसी के साथ धोखा हुआ है और इस मुद्दे को हमें आगे बढ़ाना चाहिए। मैं भी आज कार्यक्रमों में रहा, लगातार लोगों को अवेयर किया मैंने। बहरहाल सॉल्यूशन जो आपने, हमारा दर्द आप समझते हैं, हमें पता है ना, हमें पानी कहाँ मिलेगा अगर हम प्यासे हैं तो, इसलिए मैंने आपको कहा कि आप उठाइए। तो आपने जो केवल समस्या नहीं बता दी कि 10 नंबर पॉइंट में ये प्रॉब्लम है, आपने समाधान भी बताया कि लिस्ट अवेलेबल है, हाँ, सेंट्रल के पास भी है, स्टेट के पास भी है। उस लिस्ट में, मैं ये लिस्ट आपको देखो दिखा भी दे रहा हूं, इस लिस्ट में स्पष्ट तौर पर लिखा हुआ है, 1 नंबर पर ये नाम है, अहीर लिखा है, यादव लिखा है, सारे जितने नाम है, कुर्मी के जितने सारे नाम है, उपजाति के सब कुछ लिखा हुआ है, विश्वकर्मा, प्रजापति, सबके लिखे हैं। तो सॉल्यूशन ये हो सकता है कि आप उस जाति के नाम को 1 नंबर दे दें, ये एक अच्छा सॉल्यूशन है, और उस आधार पर फिर तय करें। और ओबीसी का कॉलम इसलिए जरूरी है कि बिना ओबीसी को गिने ये संभव नहीं है कि आप उसके आंकड़े बड़े तौर पर जारी कर पाए, उसके कल्याण के लिए योजनाएं बना पाए। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये डिस्कशन समझ में आ गया होगा कि दिक्कत कहां है। बाकी देखते रहिए नेशन जनमत, जागरूक और सजग बने रहिए। जय विज्ञान, जय संविधान, जय लोकतंत्र। धन्यवाद।